जी बच्चों, सो दिस लेक्चर इज अबाउट लिपिड्स, जो कि हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है। इससे पहले हम लोग प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लिपिड्स, इनकी फर्दर टाइप्स, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज, इनको इन डिटेल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, लिपिड्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के टाइम पे डिस्कस किए थे कि एक्चुअली अगर ये बायोमोलिक्यूल्स हैं तो इन बायोमोलिक्यूल्स की मोनोमेरिक फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। तो लिपिड्स के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि लिपिड्स आपके पास ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी जो पॉलीमेरिक फॉर्म है वो टू टाइप्स ऑफ मोनोमर से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक मोनोमर आपके पास जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अल्कोहल होगी और सेकंड आपके पास जो है वो फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है। तो अब इन मोनोमर्स को पहले हम देख लेते हैं, इनमें किन किन बेस पे हम लोग जो है इनको फर्दर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनकी क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, कौन से लिंकेजेस के दोनों आपस में बनाते हैं, और उसके बाद हम जो है वो लिपिड्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिपिड्स, और उसके बाद हम इन लिपिड्स की जो है वो टाइप्स और इनके जो फंक्शंस हैं उनको इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो बच्चों, द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि लिपिड्स के केस में प्रेजेंट होता है अल्कोहल। अगर इस अल्कोहल को भी हम ऑब्जर्व करें तो वी हैव वेराइटी ऑफ अल्कोहल्स, और इस केस में आपके पास टू पॉसिबिलिटीज हैं जो कि लिपिड्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स हैं जो कि लिपिड्स के स्ट्रक्चर में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट अल्कोहल इज ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लिसरॉल को देख लें, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को जो है वो क्लियर करें ताकि उसके बाद हम इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको हाईलाइट करें। तो ग्लिसरॉल आपके पास एक ऐसी अल्कोहल है जिसे हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता के आप लोगों को ये चीज क्लियर करूँ तो दिस ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें आपके पास यहाँ पे 3 कार्बन एटम जो है ये प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन चेन में, और इसमें आपके पास जो है वो तीनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं कि दिस इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि लिपिड्स के केस में जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल हो सकती है, और अगर ग्लिसरॉल होगी तो इस केस में आपके पास ये अल्कोहल कौन सी है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज स्ट्रिंजोसिन। दूसरी अल्कोहल जो आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है इन केस ऑफ लिपिड, ये अल्कोहल आपके पास स्ट्रिंजोसिन है। और अगर स्ट्रिंजोसिन के स्ट्रक्चर को आप देखो, इन डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली जब हम स्ट्रिंजोलिपिड्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसको हम इन डिटेल देखेंगे, बट जो मेन डिफरेंसेस हैं, जो मेन वेरिएशन हैं वो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में स्ट्रिंजोसिन में आपके पास जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ये हाइड्रोकार्बन चेन जो है ये लेंथी होती है। इसमें आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 एंड 18, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो फाइनली स्ट्रक्चर है उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास ये जो 18, ये मैं अभी इस चीज को भी एक्सप्लेन करती हूँ कि स्ट्रक्चर में आपके पास ये जिगजैग मैनर में मैंने हाइड्रोकार्बन चेन को क्यों लिखा, ठीक है। तो स्ट्रिंजोसिन आपके पास एक ऐसी अल्कोहल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 18 कार्बन एटम्स हैं। और अगर आप यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स को ऑब्जर्व करो तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि इस स्ट्रक्चर में आपके पास तीनों कार्बन एटम्स के ऊपर एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बट दिस इज नॉट द केस इन द केस ऑफ स्ट्रिंजोसिन। स्ट्रिंजोसिन आपके पास एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें सिर्फ 2 कार्बन एटम्स के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 1 दिस वन, और उसके बाद आपके पास कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बाकी आपके पास जो रिमेनिंग कार्बन एटम है, बाकी जो कार्बन स्केलेटन है वहां पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। तो यू कैन से कि आपके पास जो स्ट्रिंजोसिन है दिस इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और इसमें एक जो आपके पास वेरिएशन है वो ये है कि इसमें सेकंड कार्बन एटम के ऊपर आपके पास एक अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई स्ट्रिंजोसिन को समटाइम्स आप अमाइनो अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें आपकी अल्कोहल जो है वो अमाइनेटेड है, ठीक है। तो 18 कार्बन एटम कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन जिसके फर्स्ट और थर्ड कार्बन एटम के ऊपर आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर आपके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर को अगर आप एक्सप्लोर करो तो बिटवीन कार्बन नंबर 5 यू हैव एन अनसैचुरेशन, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अभी इसको देख के परेशान नहीं होइएगा, ये मैं सिंपली यहाँ पे जो टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स हैं उनको बता रही हूँ, बट ऑब्वियसली जब हम स्ट्रिंजोलिपिड्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम इन डिटेल इसको दोबारा देखेंगे।
तो अभी जो मैंने पॉइंट आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है वो ये है कि लिपिड्स आपके पास पॉलीमेरिक कंपाउंड्स हैं जिनमें आपके पास मोनोमर्स अल्कोहल और फैटी एसिड्स हैं। अल्कोहल कुड बी ग्लिसरॉल और सिंजोसिन। ग्लिसरॉल आपके पास हाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें तीनों पोजीशन के ऊपर तीन ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें आपके पास एक 3 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन स्केलेटन है और तीनों कार्बन एटम्स आपके पास जो है वो हाइड्रोक्सिक है। बट द सेकेंड अल्कोहल इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ये अमाइनो अल्कोहल भी है। अब अगर आपके पास किसी लिपिड में ग्लिसरॉल एज एन अल्कोहल प्रेजेंट होती है तो ये लिपिड आपके पास ग्लिसरोलिपिड्स होंगे। ग्लिसरोलिपिड्स यानी इनमें आपके पास ग्लिसरॉल अल्कोहल है और उसके साथ फैटी एसिड्स अटैच है। और अगर आपके पास जो है जो किसी लिपिड में स्ट्रिंजोसिन प्रेजेंट होती है तो इस केस में आपके पास जो लिपिड्स होंगे ये स्ट्रिंजोलिपिड्स होंगे विच मीन्स के अल्कोहल में आपके पास स्ट्रिंजोसिन है और उसके साथ फैटी एसिड अटैच है। ऑब्वियसली हम जब स्ट्रिंजोलिपिड और ग्लिसरोलिपिड को इन डिटेल देखेंगे तो वी विल ऑब्जर्व कि इनमें कौन कौन से लिंकेजेस हैं, क्या लिंकेजेस भी सेम है या वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग जो है वो बाद में इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल जो लिपिड के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं इनको ऑब्जर्व किया है। नाउ द सेकेंड कंपोनेंट इज फैटी एसिड। अल्कोहल तो हमने देख ली कि अल्कोहल कुड बी ग्लिसरॉल और सिंजोसिन, बट फैटी एसिड्स भी तो वेरी कर सकती है ना, ऑब्वियसली वेरी कर सकती हैं। तो अब हम फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं और ये चीज देखते हैं कि हाउ आप फैटी एसिड कैन फर्दर उसको हम जो है वो सब क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनसैचुरेशन जो कि उसकी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर एग्जिस्ट करती है। फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो जो एक जनरल बेसिक सी डेफिनेशन है वो हम ये कहते हैं कि फैटी एसिड्स आपके पास जो है वो नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और इन्हें ऑर्गेनिक एसिड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें आपके पास जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज अटैच विद एन हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो आर ग्रुप है, दिस आर ग्रुप इज एक्चुअली हाइड्रोकार्बन चेन। लाइक यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अगर मैं इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग 3 और 4 कार्बन एटम्स आप लोगों के सामने जो है वो ड्रॉ करती हूँ तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला पोर्शन जो आपके पास यहाँ पे है ये पोर्शन एक्चुअली आर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास फैटी एसिड ऐसे आपके एसिड्स हैं जिनमें आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद द आर ग्रुप, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके पास फैटी एसिड होंगे, ऑर्गेनिक एसिड। नाउ फैटी एसिड को हम फर्दर सब क्लासीफाई कर सकते हैं। किन किन पॉइंट्स की बेस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इनको लिस्ट डाउन करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अल्कोहल की सब क्लासिफिकेशन की है ना, इसी तरह से फैटी एसिड को भी सब क्लासीफाई कर सकते हैं। किन किन पैरामीटर की बेस पे? पहला जो आपके पास पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास ये जो कंप्लीट फैटी एसिड है, इस कंप्लीट फैटी एसिड में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 6 कार्बन एटम। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे एक और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो जिसके स्ट्रक्चर में 10 कार्बन एटम्स हैं तो ऑब्वियसली वो इससे डिफरेंट होगा। 12 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में 6 और 10 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड से डिफरेंट होगा। तो पहला पैरामीटर आपके पास है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसकी बेस पे आप इनको सब क्लासीफाई कर सकते हो कि इनमें टोटल कितने कार्बन एटम्स इनकी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर रहते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया है आपके पास प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन। लाइक सपोज आपके पास यहाँ पे एक फैटी एसिड है जिसमें 18 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। आपके पास ये हाइड्रोकार्बन चेन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास 18 कार्बन एटम। ठीक है, ये आपके पास 18 कार्बन कंटेनिंग एक फैटी एसिड प्रेजेंट है और इसका अगर आप नाम देखो तो ये आपके पास है स्टीयरिक एसिड। कॉमन नेम आपका यहाँ पे होगा स्टीयरिक एसिड। ओके,
अब यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि समटाइम्स इसी स्टेरिक एसिड के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता आपके पास एक फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें भी आपके पास इसी तरह से 18 कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उस केस में आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है, ये हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं होती। लाइक यहाँ पे आपके पास कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान आप क्या चीज ऑब्जर्व करते हो, अनसैचुरेशन। इसी तरह से अगर आप इसे 3 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड को एंड तक लेके जाओ तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों फैटी एसिड के अंदर सेम है, बट एक स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा है जिसमें आपकी ये हाइड्रोकार्बन चेन कंप्लीटली सैचुरेटेड चेन है, उसमें आपके पास जितने भी कार्बन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। बट आप यहाँ पे देखते हो कि अगेन आपके पास इस फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन चेन में 18 कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट है, बट दिस टाइम इस हाइड्रोकार्बन चेन में किसी पोजीशन के ऊपर आपके पास जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से आपका जो फैटी एसिड है ऑब्वियसली वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो सेकंड क्राइटेरिया आपके पास जो फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन का है वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अनसैचुरेशन है, जिसकी बेस पे आप किसी फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड भी कह सकते हो और आप उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कह सकते हो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फर्दर आपके पास सिस और ट्रांस ये दो टाइप्स आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप्स अटैच हैं क्या वो सेम साइड पे प्रेजेंट है। अगर सेम साइड पे है तो वो डबल बॉन्ड सिस, और अगर ऑपोजिट साइड पे है तो उस केस में उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इन सब पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि आपके पास जो लिपिड्स हैं उस लिपिड के अंदर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, मोनोमर्स हैं, अल्कोहल और फैटी एसिड। और अभी अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को कंसीडर करते हुए लिपिड्स को डिस्कस करें तो ये वाले लिपिड्स हमारे पास कौन से लिपिड्स होंगे, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लिसरॉल को माइंड में रखते हुए इन लिपिड्स को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हम जो लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। सो हियर यू कैन सी कि जो पॉइंट मैं अभी आप लोगों को अबाउट फैटी एसिड जो है वो बता के आई हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास फैटी एसिड को सब क्लासिफाई करने के लिए 2 पैरामीटर्स हैं, जिसमें यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देखते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें आपके पास एक तरफ पाल्मिटिक एसिड है जिसमें 16 कार्बन एटम है और दूसरी तरफ स्टीयरिक एसिड है जिसमें 18 कार्बन एटम है। तो दोनों फैटी एसिड में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, हाइड्रोकार्बन चेन भी बिल्कुल एक जैसी है, बट इस हाइड्रोकार्बन चेन में आपके पास 2 कार्बन एटम्स जो है वो पाल्मिटिक एसिड में लेस है एज कंपेयर टू दी स्टीयरिक एसिड। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो स्टीयरिक एसिड और ओलिक एसिड दोनों के स्ट्रक्चर में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, फंक्शनल ग्रुप्स भी सेम है, बट यहाँ पे आपके पास ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इस हाइड्रोकार्बन चेन में एक पोजीशन के ऊपर आप अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड को ऑब्जर्व करें। ठीक है, और इस डबल बॉन्ड की वजह से आपके पास ये जो फैटी एसिड है कंटेनिंग अनसैचुरेशन, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता बल्कि इनके स्ट्रक्चर में एक किंक ऑब्जर्व करते हो। इस पॉइंट पे हम लोग अभी थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को आप इस तरह से ऑब्जर्व करते हो कि इसमें ये किंक है, दिस इज बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, अब हम इन फैटी एसिड्स की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि फैटी एसिड्स को नॉर्मली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद हम लोग जो है वो इनके दरमियान जो स्पेसिफिक लिंकेजेस हैं उन लिंकेजेस को ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड्स क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, इन पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद अब हम फैटी एसिड्स की नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं कि फैटी एसिड में किस तरह से आपके पास जो है वो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जिसमें फर्स्ट आपके पास जो क्राइटेरिया है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लाइक हम फैटी एसिड को सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो किस तरह से हम किसी फैटी एसिड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसकी सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो वी ऑल नो कि फैटी एसिड वो डिफरेंट नेम्स हैं जो कि यूज होते हैं, वो कॉमन नेम्स भी हो सकते हैं, सिस्टमैटिक नेम्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी यूज कर सकते हैं।
जिसमें किसी पर्टिकुलर फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेसिफिक जो है वो रूल है। सपोज यहाँ पे मैं एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह से हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस पाल्मिटिक एसिड के स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप हाइड्रोकार्बन चेन में कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है, ये इस तरह से आप बताओ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 16 कार्बन कंटेनिंग एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या कहा है, पाल्मिटिक एसिड। यहीं पे हम लोग जो है वो इस पाल्मिटिक एसिड को एक तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ये, और उसके बाद आपके पास जो जो कार्बन एटम्स जितने भी प्रेजेंट है वो, और जितनी उनकी वैलेंसी है, लाइक किस तरह से उन्होंने जो है वो कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है, वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। बट समटाइम्स फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा इजीएस्ट वे भी है, और वो क्या है कि इस केस में आप यहाँ पे ये जो मिथाइलिन ग्रुप्स हैं, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, इनको इस तरह से जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करते हो। लाइक दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसी तरह से आप इसको जो है वो एंड तक लेके जाओगे 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये आपके पास लास्ट कार्बन। इट मीन्स कि आप फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से एक तो ये मिथाइलिन या हाइड्रोकार्बन चेन को एज इट इज बता दो, या फिर आप जिगजैग मैनर से रिप्रेजेंट कर दो कि जितने आपके पास कार्बन एटम्स हैं, इन कार्बन एटम्स को आपने ये जो आपके पास एलिवेटेड या ये डिप्रेस्ड जो पोजिशन है, यानी ये जो पीक पॉइंट्स हैं आपके पास अपवर्ड या डाउनवर्ड, इनको आप कार्बन एटम्स कंसीडर करते हो, और इस तरह से आप इनको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ये लाइन ड्रॉ करके बताते हो कि ये कार्बन एटम इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जिगजैग मैनर में आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब ये तो आपने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किसी भी फैटी एसिड को, खास तौर पे यहाँ पे मैं अभी सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रही हूँ, सैचुरेटेड फैटी एसिड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस फैटी एसिड में कितने कार्बन एटम्स हैं, उन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लिखते हो। लाइक यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 16। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेस करते हैं कॉलन, और जितने इसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर लिखते हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास ये फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे। इट मीन्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन चेन ये बताना जरूरी है। उसके बाद आप कॉलन लगाओगे, और उसके बाद आप बताओगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी। इट मीन्स के 16:0 इंडिकेट करता है पाल्मिटिक एसिड, इसी तरह से 18 0 रिप्रेजेंट करता है स्टीयरिक एसिड को, सैचुरेटेड फैटी एसिड को, और इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आप इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कहा जाता है कि यू हैव 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड और उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो और उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो ऑब्वियसली इसको माइंड में रखते हुए, इन रूल्स को माइंड में रखते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेकेंड आपके पास है किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए। यहाँ पे मैं पहले एक सैचुरेटेड फैटी एसिड ड्रॉ कर लेती हूँ, स्टीयरिक एसिड, जिसमें 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और बिल्कुल फिर हम यहाँ पे ऑलिक एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे कि इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टीयरिक एसिड में आपके पास टोटल 18 कार्बन एटम है इसकी हाइड्रोकार्बन चेन में, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18।
ये आपके पास स्टीयरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आप अगर ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ओलिक एसिड को या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इस तरह से उसके लिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये थोड़ी सी चेंज होगी। लाइक एक तो मेथड आपके पास ये है कि आप इसमें इसी तरह से स्टीयरिक एसिड की इसी तरह की जिगजैग मैनर में आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद आप जिन स्पेसिफिक पोजीशंस के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। लाइक दिस इज कार्बन नंबर 1, ओलिक एसिड में आपके पास कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और 9th और 10th पोजीशन के दरमियान यहाँ पे क्या कर दो, इस तरह से डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दो। यहाँ सेकंड क्राइटेरिया आपके पास ये है, और इसको आप शायद अपनी बुक में भी ऑब्जर्व करोगे कि जिस पोजीशन पे जिन कार्बन एटम्स, जिन दो कार्बन एटम्स ने डबल बॉन्ड बनाना है, वहां पे आप इस जिगजैग मैनर की बजाय उस डबल बॉन्ड को हाईलाइट करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 10 ने डबल बॉन्ड बनाना ना, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज कार्बन नंबर 9 10, उसके बाद आपके पास 11 एज इट इज आएगा, 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करनी है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्लियर है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि जब आपके पास कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद कॉलन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बता देते हैं। इस केस में तो कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, तो आपके पास ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। बट इफ यू हैव अ फैटी एसिड जिसमें आपके पास किसी एक या एक से ज्यादा पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताओगे, कॉलन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और इस केस में ऑब्वियसली आपको पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी स्पेसिफाई करनी है, बिकॉज वो भी एक फिक्स पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये डेल्टा साइन लगाते हो, और इसके ऊपर जिन दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें से लोएस्ट कार्बन एटम को क्या करते हो, हाईलाइट कर देते हो। तो दिस 18:1 डेल्टा 9 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास एक 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है जिसमें एक पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप लोगों को बाकी भी किसी फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बताया जाए, लाइक 18:2 डेल्टा 9 एंड 12, इसका मतलब है कि आपके पास ये एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें टोटल 18 कार्बन एटम्स हैं और 9 और 12 कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड है। तो इसी तरह से 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड आप ड्रॉ करोगे, और 11 उसके बाद 12 और 13 के दरमियान भी आप क्या चीज कर दोगे, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दो। इसको माइंड में रखते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है विच इज 18:1 डेल्टा 9, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर ये है। और दूसरी तरफ आपके पास एक पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है विच इज 20:5 डेल्टा 5 8 11 14 17, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करो तो इसमें आप देखोगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 20 है, जिनमें कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 11 और कार्बन नंबर 14 एंड 17 के दरमियान क्या चीज है, एक एक डबल बॉन्ड को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, अब ये जो फैटी एसिड आप लोगों के पास यहाँ पे गिवन है, वी ऑल नो कि इन फैटी एसिड में एक हाइड्रोकार्बन चेन है, और उस हाइड्रोकार्बन चेन के एंड पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। वी ऑल नो कि हाइड्रोकार्बन के लिए भी सिस्टमैटिक नेम्स हैं। लाइक अगर आपके पास जो है वो 4 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन है तो उसको आप ब्यूटेन कहते हो। अगर आपके पास 5 कार्बन कंटेनिंग चेन है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो इसी तरह से आप जो है वो डिफरेंट फैटी एसिड में कितने उसके अंदर जो है वो कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है उसकी बेस पे उसको एक सिस्टमैटिक नेम असाइन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर आप सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर की बात करो तो ये आपके पास एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें अगर आप टोटल हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो तो कितने कार्बन एटम्स हैं, 18 कार्बन एटम्स।
18 कार्बन कंटेनिंग जो अल्केन है, उस अल्केन को आप ऑक्टाडिकेन कहते हैं, ठीक है। यानी 18 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है, उसको आप ऑक्टाडिकेन कहते हो। बट ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है, इसके एंड पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, और इसमें आपके पास एक जो है वो अनसैचुरेशन भी नजर आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ये जो एन है, इसको रिप्लेस करना है। किस चीज से रिप्लेस करना है? इनोइक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो सुफिक्स है एन, ये रिप्लेस हो जाएगी विद इनोइक एसिड, जिसमें ये जो ई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनसैचुरेशन को, डबल बॉन्ड को, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अल्केन में ये एन की बजाय इन यूज करते हैं ना अल्कीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दिस ई इज रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड, और ओइक एसिड आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की अटैचमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो दिस इज एन ऑक्टा डिकेनोइक acid, which means you have a fatty acid containing 18 carbon atom and a double bond. But obviously आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है ना, तो आप उससे पहले इसके नेम से पहले लिखते हो 6,9 ऑक्टाडिकेनोइक एसिड, विच मीन्स कि आपके इस फैटी एसिड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 18 है, एक डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में और कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान का है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे इस पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 20, और 20 कार्बन कंटेनिंग जो आपके पास सैचुरेटेड चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन, उसको आप इकोसेन कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड नहीं है, आपके पास 5 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इट मीन्स कि आप इसको इनोइक एसिड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप इसको पेंटा इनोइक एसिड से रिप्रेजेंट करोगे। बिकॉज इनोइक एसिड हमने तब यूज किया था जब आपके पास एक डबल बॉन्ड है। अगर 2 डबल बॉन्ड्स होंगे, डाइनोइक एसिड, ट्राइनोइक एसिड, टेट्राइनोइक एसिड और पेंटाइनोइक एसिड, तो यहाँ पे आप इसको कहोगे दिस इज इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। और ऑब्वियसली अगर आपने इनकी पोजीशंस बतानी है तो ये आप बताओगे 6, 5, 8, 11, 14, 17 इकोसा पेंटा इनोइक एसिड, ठीक है। तो जैसे टेबल 10.1 में मैंने आप लोगों को बताया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गिवन है, वहां पे आपके पास जो है वो एक फैटी एसिड का कॉमन नेम, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें वहां पे गिवन है। तो आप लोग टेबल 10.1 की जो है वो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज इन्हीं फैटी एसिड के स्ट्रक्चर्स को माइंड में रखते हुए आगे हमने ट्राइसाइल ग्लिसराइड और सिंजोलिपिड के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर, ठीक है बच्चों। मैम मैम एक दफा ये इकोसेन बता दें। ओके बच्चों, यहाँ पे आपके पास जो फैटी एसिड की सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर की अगर आप बात करो ना, तो सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर में आपको ये पॉइंट रखना है माइंड में कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइड्रोकार्बन चेन है या फैटी एसिड में टोटल कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, उस कार्बन चेन का आपको जो है वो स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक नेम पता होना चाहिए। लाइक अगर आप पाल्मेटिक एसिड की बात करते हो, यहाँ पे अगर हम पाल्मेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड की बात करें, और दूसरी तरफ हम 20 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड, बिकॉज मेरे ख्याल से कॉमन आपके पास ये ही वहां पे गिवन होंगे, या माइरिस्टिक एसिड 14 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। तो नॉर्मली आप जो यूज करते हो 10 10 के लिए आप यूज करते हो डिकेन, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास जो है 14 कार्बन एटम है तो आप करोगे टेट्रा डिकेन, ये अल्केन का नेम है, ठीक है। अब अगर आपने इसको फैटी एसिड के लिए लेके जाना है, और ये फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड है, विच मीन्स के 14 कार्बन एटम विद नो डबल बॉन्ड, तो आप इसको कहोगे दिस इज टेट्रा डिकेनोइक एसिड, सैचुरेटेड। इसी तरह से अगर आपके पास 16 कार्बन कंटेनिंग कोई चेन है तो इसको आप हेक्साडिकेन कहते हो, ठीक है। और जो फैटी एसिड आपके पास होगा दिस विल बी हेक्साडेकेनोइक acid, saturated fatty acid with no double bond containing 16 carbon atom in hydrocarbon chain. 18 में हम फर्दर वेरिएशन देख लेते हैं, 18 with 1, 18 with 2 और 20 with 0
20 with 4 and 20 with 5 double bond. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 18 कार्बन कंटेनिंग जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसको आप ऑक्टाडी चेन कहते हो। और अगर आपने एक सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग 18 कार्बन एटम विद नो डबल बॉन्ड इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये नेम होगा ऑक्टा डिकेनोइक एसिड। अगर इसमें एक अनसैचुरेशन है तो ये नेम होगा ऑक्टा डिकेनोइक एसिड। ई से रिप्लेस हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड है ऑक्टा डाइइनोइक एसिड। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे 20 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड चेन है तो दिस इज इकोसेन जस्ट लाइक डिकेन। ठीक है, ये आपके पास इकोसेन है और इकोसेन में आपके पास यहाँ पे फाइनली नो डबल बॉन्ड, इकोसेनोइक एसिड with 4 double bond, इकोसा टेट्राइनोइक एसिड 5 double bond, इकोसा पेंटाइनोइक एसिड। यानी इनोइक एसिड से पहले आपका पेंटा या डाई लगा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड में हम लोगों ने सिस्टमैटिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लिया। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ओमेगा फैटी एसिड किन्हें कहते हैं। तो एक फैटी एसिड को हम मल्टीपल वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखी, फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखी, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन देखी, और अब हम ये देखते हैं कि हम इन फैटी एसिड को फर्दर ओमेगा फैटी एसिड जो है ये भी कह सकते हैं, और इनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, लेकिन हम लोग नॉर्मली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को ही ज्यादा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास ये एक फैटी एसिड है और जब हम इसकी सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमेशा आपकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसमें आप फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हो और फंक्शनल ग्रुप को कार्बन 1 कंसीडर करते हो। उसके बाद आप कार्बन 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो सिस्टमैटिक और इससे बाकी जो आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी हमने इसी रूल को जो है वो कंसीडर किया। बट समटाइम्स आप इस सिस्टमैटिक नंबरिंग के अलावा ग्रीक न्यूमरल्स को भी यूज करते हो अपने फैटी एसिड के डिफरेंट पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्रीक न्यूमरल्स में आपके पास अल्फा, बीटा, गैमा, इसी तरह से ओमेगा ये पोजीशन हो सकते हैं। तो हमेशा जो ग्रीक न्यूमरल्स हैं, जो ग्रीक नोमेनक्लेचर है उसमें आप लोग जो है वो फंक्शनल ग्रुप से जो एडजेसेंट कार्बन एटम है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो। यानी ये वाली कार्बन एटम आपकी अल्फा कार्बन एटम होगी, ये आपकी बीटा कार्बन एटम होगी और ये आपके पास गैमा कार्बन एटम होगी। और इसी तरह से द कार्बन एटम विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, ये लास्ट कार्बन एटम आपके पास जो है इस कार्बन एटम को आप क्या कहते हो, ओमेगा कार्बन। ठीक है, ये पोजीशंस मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ बिकॉज आगे बायोकेमिस्ट्री 2 में मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर आपको ऐसे एंजाइम्स मिलेंगे जो कि बीटा पोजीशन को टारगेट करते हैं, अल्फा पोजीशन को टारगेट करते हैं। तो जब तक फैटी एसिड की इन पोजीशंस का आइडिया आप लोगों को नहीं होगा कि अल्फा पोजीशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू कार्बन नंबर 2 एंड बीटा पोजीशन इज कार्बन नंबर 3, तब तक आप लोग जो है उन एंजाइम्स की प्रॉपर साइट को ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि ग्रीक न्यूमरल्स में हमेशा नोमेनक्लेचर आपकी सेकंड कार्बन एटम से स्टार्ट होती है और सेकंड कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, और ओमेगा कार्बन आपकी कौन सी होगी, last carbon atom which is farthest from the functional group. Now, इन्हीं फैटी एसिड्स में से अगर हम कुछ फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, लाइक हम यहाँ पे 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 18, और इसमें आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड है डेल्टा 9 और 12 पोजीशन पे। इस फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं इसमें किस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है फ्रॉम दी ओमेगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो तो आपके पास टोटल जो एक हाइड्रोकार्बन चेन आएगी, उस हाइड्रोकार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 18। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अगर डबल बॉन्ड आप देखो तो एक डबल बॉन्ड है यहाँ से 9th पोजीशन के ऊपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 एंड 9। ठीक है, 9 और 10 कार्बन एटम के दरमियान, 11, 12, 12 और 13 कार्बन एटम। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा फैटी एसिड है विच इज एटीन, 3, डेल्टा 9, 12 एंड 15। इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 10 पे डबल बॉन्ड है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 10, 11, 12, 12 और 13 पे है, 14, 15 और 16 पे है। ठीक है, तो ये आपके पास 9, यहाँ पे 12 और ये आपके पास 15 है, और यहाँ पे ये 9 एंड दिस इज 12। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैंने आप लोगों को अभी एक चीज बताई है कि इन हाइड्रोकार्बन चेन्स में आपके पास अगर आप अरेबिक न्यूमरल्स की बात करते हो तो ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से जाएगा, और अगर आप ग्रीक न्यूमरल्स की बात करते हो तो अल्फा, बीटा, गैमा, अल्फा, बीटा, गैमा, ओमेगा। देयर आर सम फैटी एसिड्स, नॉर्मल ही फैटी एसिड्स को मैं कह रही हूँ कि नॉर्मल फैटी एसिड्स को हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड कह सकते हैं, कि इनसे अगर आप ओमेगा एंड से स्टार्ट करो तो जो पहला डबल बॉन्ड है वो आपके पास ओमेगा कार्बन 1, 2, 3, पहला डबल बॉन्ड आपके पास ओमेगा एंड से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करो तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। इन फैटी एसिड को आप ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हो। ठीक है, और अगर आप ओमेगा एंड से स्टार्ट करते हो और आपके पास जो पहला डबल बॉन्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो 6 पोजीशन पे आ रहा है फ्रॉम ओमेगा एंड, तो इन फैटी एसिड को आप क्या कहोगे, ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो अगर आपको किसी एक फैटी एसिड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख के उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहा जाए, उनमें इन एंड्स को हाईलाइट करने का कहा जाए और इस चीज को आइडेंटिफाई करना हो कि क्या ये ओमेगा 6 है या नहीं, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने इस तरह से जो है वो माइंड में रखने हैं कि हमेशा उसी फैटी एसिड को ओमेगा एंड से काउंटिंग स्टार्ट करके आप ऑब्जर्व करो कि आपके पास उसमें जो पहला डबल बॉन्ड है अगर वो थर्ड पोजीशन से आ रहा है तो दिस फैटी एसिड विल बी ओमेगा 3 फैटी एसिड, और अगर जो पहला डबल बॉन्ड है वो आपके पास 6 पोजीशन पे आ रहा है तो इस पर्टिकुलर फैटी एसिड को आप क्या कहोगे, ओमेगा 6 फैटी एसिड। अब हम लिपिड्स के कुछ फंक्शंस की बात करते हैं और उसके बाद ट्राइएसाइलग्लिसरोल्स क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। तो बच्चों लिपिड्स, जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट करते ही आप लोगों के सामने एक चीज एक्सप्लेन की थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम लिपिड्स जो है वो एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। हमारे पास जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनमें अनलिमिटेड रिजर्व ऑफ लिपिड स्टोर हो सकते हैं। क्यों अनलिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर हो सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को याद होगा जब हमने ग्लाइकोजन को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने एक चीज कही थी कि कोई सा भी पॉलीमर जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है वो सेल की ऑस्मोलैरिटी को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर हो सकता है, बिकॉज ग्लाइकोजन की भी एक जो लिमिट है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो पूरी तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, उसमें आपके पास जो है वो सेल की ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब करने का पोटेंशियल है। तो अगर कोई फ्यूल नॉन पोलर इन नेचर है, मीन्स उसकी वाटर के साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन ही नहीं है, वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डिस्टर्ब ही नहीं करता, तो वो अनलिमिटेड क्वांटिटीज में आपके सेल के अंदर स्टोर हो सकता है। और लिपिड के अगर आप एनर्जी कंटेंट्स की बात करो तो लिपिड में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के कंपैरिजन में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। लाइक अगर आप देखो 1 ग्राम ऑफ लिपिड तो ये आपको 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम ऑफ फैट आपको कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो लिपिड प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी कंटेंट रखते हैं, बट स्टिल हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ प्रेफर्ड फ्यूल यूज करती है। और इसकी रीजन क्या है, बिकॉज पहली रीजन तो इसकी अवेलेबिलिटी है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नेचर में अबंडेंटली अवेलेबल है। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की वजह से, फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आपके पास सबसे ज्यादा रेडिली अवेलेबल जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अवेलेबिलिटी मैटर्स, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर मेटाबॉलिक पाथवेज जैसे बायोकेमिस्ट्री 2 में ऑब्जर्व करोगे ना तो आप ये चीज देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है ये मेटाबॉलिज्म कुछ हद तक अगर फैट से कंपेयर करो कंपैरेटिवली ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं ये सिंपल है।
ठीक है। और यहाँ पे इसका जो मेटाबॉलिज्म है ये कुछ हद तक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स नॉन पोलर नेचर। ठीक है, इसको ब्लड में से पास करवाने के लिए भी आपको कैरियर प्रोटीन चाहिए होती हैं, बिकॉज ब्लड 90% वाटर है और ये नॉन पोलर है, तो इनका ब्लड से पास करना भी डिफिकल्ट प्रोसेस है। इंजाइम्स का इनके ऊपर वर्क करना भी डिफिकल्ट प्रोसेस है। उसके लिए पहले आपको लिपिड की एमल्सिफिकेशन करवानी पड़ती है, डिफरेंट सिक्रीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, और उसके बाद आपके पास ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेशक ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इनकी अवेलेबिलिटी भी कम है, और इनको डिग्रेड कराने के लिए या मेटाबोलाइज कराने के लिए कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली एक ऐसा फ्यूल जो कि कुछ हद तक कम एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, और उसको मेटाबोलाइज करवाना सिंपल है, उसको एज अ प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल यूज करती है बॉडी। ठीक है, बट द एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी प्रोवाइड करना ये लिपिड्स का प्राइम फंक्शन नहीं है। दो ये एनर्जी को अनलिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर करते हैं, बट इट्स नॉट ओनली फंक्शन ऑफ लिपिड। मल्टीपल लिपिड्स ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज भी हैं। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल्स में भी यूज होती हैं, जिसमें पहली आपके पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो इन लिपिड्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस में आती है। कि आपके पास ज्यादातर जो लिपिड्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, स्टीरोल्स आ जाते हैं, ये आपके मोस्ट ऑफ द सेल्स का जो बैरियर है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है, इस बैरियर को बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो लिपिड्स हैं उनकी आप टाइप्स भी देख सकते हो कि कौन कौन से लिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स हैं और स्टीरोल्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स एज वेल एज स्टीरोल्स, जो कि मेम्ब्रेन लिपिड्स भी कहलाते हैं। तो स्टोरेज लिपिड्स में आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड्स आ जाएंगे, वैक्सीज आ जाएंगे। मेम्ब्रेन लिपिड्स में आपके पास कुछ लिपिड्स हैं फोस्फोलिपिड्स, स्टीरोल्स आ जाएंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसी तरह से जब आप इन प्रोसेसेस को डिस्कस करोगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वहां पे आप इस चीज को भी देखोगे कि देयर आर मेनी लिपिड मॉलिक्यूल्स जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जब आप पढ़ोगे इन बायोकेमिस्ट्री 2, तो वहां पे आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि देयर आर मल्टीपल पिगमेंट, लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट, वो भी लिपोफिलिक इन नेचर है, एंड मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये भी लिपोफिलिक इन नेचर है। ठीक है, तो लिपिड्स का सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना ही एक फंक्शन नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चरली भी इंपॉर्टेंट है, और ये डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जिनमें कुछ फंक्शंस आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर और इनके जो पिगमेंट्स हैं इन रोल्स को देखते हो। इसके अलावा ये एंकर मॉलिक्यूल के तौर पर भी एक्ट करते हैं। एंकर मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसी प्रोटीन को अटैच करवाने के लिए समटाइम लिपिड्स इन प्रोटीन्स को एज अ फोर्स जो है वो यहाँ पे लिंक करेंगे। तो इन लिपिड्स को आप क्या कहते हो? एंकर मॉलिक्यूल्स। और इन प्रोटीन्स को आप लिपिड एंकर प्रोटीन्स कहते हो। ठीक है, सो वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ लिपिड्स जो कि फंक्शनली भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ ये एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टोरेज लिपिड्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास टू टाइप्स आती हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड एंड वैक्सीज। पहले हम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड को देखते हैं, इनकी टाइप्स को क्लियर करते हैं, और उसके बाद हम वैक्सीज को देखते हैं और इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं फिर उनको हाईलाइट करते हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड में आपके पास जो अल्कोहल है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है कि लिपिड्स के अंदर टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक अल्कोहल और दूसरी तरफ आपके पास फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड में आपके पास जो अल्कोहल है दिस इज ग्लिसरॉल। तो वी कैन से कि ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड हैं ये एक्चुअली टाइप्स हैं किसकी? ग्लिसरोलिपिड्स। ठीक है, तो ग्लिसरोलिपिड्स की एक टाइप आपके पास क्या आ गई? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड विच आर स्पेसिफिकली स्टोरेज लिपिड्स। ठीक है, तो ग्लिसरोलिपिड्स में, स्टोरेज लिपिड्स में कौन सी लिपिड्स आएंगे? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड, जिसमें अल्कोहल है ग्लिसरॉल कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स, और तीनों कार्बन एटम्स के साथ एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है, और बाकी जो कार्बन की वैलेंसीज हैं आपस में तो ये कनेक्टेड है, लेकिन जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे सेटिस्फाई है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, और ये ग्लिसरॉल अपने तीनों हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स को यूज करते हुए 3 फैटी एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्शन कर सकते हैं। तो दिस इज ग्लिसरॉल, और अगर ये किसी एक फैटी एसिड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा
तो आफ्टर द कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पे आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद दिस कार्बन एटम विल मेक अ बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो एक फैटी एसिड की अटैचमेंट के बाद आपका ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाएगा मोनोअसाइल ग्लिसरॉल में, which means the glycerol is esterified with one acyl group। इसी तरह से अगर सेकंड फैटी एसिड भी आके कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पे शो करता है और कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद यहाँ पे भी ईस्टर बॉन्ड बनता है, तो अब ये आपका ग्लिसरॉल डाईअसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और अटैचमेंट ऑफ थर्ड फैटी एसिड विद द थर्ड हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल विल कन्वर्ट दिस ग्लिसरॉल टू द ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल। और इन तीन कंडेंसेशन रिएक्शंस में आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड आपके पास यहाँ पे बन रहा है, दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल्स आर एक्चुअली ट्राई ईस्टर containing 1 glycerol and 3 fatty acids। इस ट्राईअसाइल ग्लिसराइड को आप फर्दर सब क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिपिड्स, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स जो कि इनके साथ अटैच है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इस ग्लिसरॉल के साथ तीनों पोजीशन के ऊपर जो फैटी एसिड अटैच हो रहे हैं वो पाल्मिटिक एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेनिंग 16 कार्बन एटम विद नो डबल बॉन्ड, ठीक है, 14, 15 एंड 16। तो इसको आप सिंपल ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल कह सकते हो और इसका नेम आप यहाँ पे देख सकते हो ट्राईपाल्मिटेट और ट्राईपाल्मिटेट। बट अगर ग्लिसरॉल की किसी एक पोजीशन के ऊपर या तीनों पोजीशन के ऊपर डिफरेंट फैटी एसिड अटैच हो, लाइक 2 पोजीशन पे पाल्मिटिक एसिड और थर्ड पोजीशन पे ओलिक एसिड आ गया, या फिर फर्स्ट पोजीशन पे पाल्मिटिक एसिड है, थर्ड पे ओलिक एसिड है और सेकंड पोजीशन पे आपके पास आ जाता है स्टीयरिक एसिड, ठीक है। तो तीनों पोजीशन के ऊपर अगर डिफरेंट फैटी एसिड है या तीनों में से किसी एक पोजीशन के ऊपर डिफरेंट फैटी एसिड है, तो उस केस में आप उसे सिंपल ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल नहीं कहोगे बल्कि आप मिक्स ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल कहोगे, ठीक है। और इस केस में आपके पास यहाँ पे एक मिक्स ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल की एग्जांपल है जिसमें ये जो 3 कार्बन एटम्स हैं ये ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, जिसमें से फर्स्ट अल्कोहल स्टेरिफाइड है विद द स्टीयरिक एसिड कंटेनिंग 18 कार्बन एटम with no double bond। अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये स्टीयरिक एसिड है। सेकेंड पोजीशन पे आप देखते हो कि OH ग्रुप स्टेरिफाइड है अगेन विद फैटी एसिड जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 18 है और इस केस में 2 पोजीशन के ऊपर अनसैचुरेशन है 9 एंड 12, ठीक है। तो ये आपके पास 18 2 डेल्टा 9 12 ये फैटी एसिड है। थर्ड पोजीशन पे आप अगेन एक फैटी एसिड देख रहे हो बट अगेन ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 16। तो अब तीनों पोजीशन के ऊपर डिफरेंट फैटी एसिड अटैच है, तो ऑब्वियसली आपको इस चीज को भी स्पेसिफाई करना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा फैटी एसिड है, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा। प्रीवियस केस में तो तीनों पोजीशन पे सेम फैटी एसिड थे तो आप सिंपली ट्राईपाल्मिटेट से उसको रिप्रेजेंट कर देते थे। बट दिस टाइम आपके तीनों पोजीशन ऑफ ग्लिसरॉल के ऊपर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स अटैच हैं, तो यू मस्ट हैव टू स्पेसिफाई कि इस केस में कौन सी कार्बन एटम के ऊपर कौन सा फैटी एसिड अटैच है। इसमें ग्लिसरॉल की तीनों पोजीशंस के ऊपर जो जो फैटी एसिड्स अटैच होते हैं उन तीनों पोजीशंस को आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। लाइक इस नेम से आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ ग्लिसरॉल इज ऑक्युपाइड बाय स्टीयरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 स्टीयरॉयल 2 लाइनोलिक एसिड है ना इसका कॉमन नेम लाइनोलिक एसिड, तो आप इसको लिखोगे 2 लाइनोलियल। 3 पाल्मिटिक एसिड की जगह आप लिखोगे पाल्मिटॉयल और लास्ट पे है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये जो YL की सुफिक्स है यहाँ पे ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि नेम अभी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो 1 स्टीयरॉयल 2 लाइनोलियल एंड 3 पाल्मिडाइल ग्लिसरॉल इज अ मिक्स्ड ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल कंटेनिंग वन पोजीशन पे स्टीयरिक एसिड होगा, सेकंड पे लाइनोलिक एसिड और थर्ड पे पाल्मिटिक एसिड अटैच टू द अल्कोहल ग्लिसरॉल, ठीक है। अब लास्ट आपके पास जो टाइप है स्टोरेज लिपिड्स की सेकंड टाइप ये वैक्सीज है। और जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि आपके पास जो स्टोरेज लिपिड्स हैं ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल्स ये भी अल्कोहल और फैटी एसिड्स के ईस्टर्स है ना, ट्राई ईस्टर्स हैं अल्कोहल और फैटी एसिड के।
वैक्सीज भी अल्कोहल और फैटी एसिड के ही ईस्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी जो अल्कोहल है, दिस अल्कोहल इज लॉन्ग चेन अल्कोहल। प्रीवियस केस में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में आपने जो अल्कोहल डिस्कस की थी उसमें सिर्फ 3 कार्बन एटम्स है ना, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो 3 कार्बन एटम्स और तीनों पोजीशन पे एक एक OH ग्रुप था। बट दिस टाइम आपके पास जो वैक्सीज के अंदर अल्कोहल है विच इज ट्राइएकॉम्पेनॉल, इस अल्कोहल में आपके पास 30 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 28, 29 एंड 30, और सिर्फ एक हाइड्रोक्साइल तरह से 28 टाइम्स आपके पास ये मिथाइलिन ग्रुप रिपीट होगा और लास्ट पे आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है लेकिन ये लॉन्ग चेन अल्कोहल है, और ये पाल्मेटिक एसिड के साथ उसी तरह से ईस्टर बॉन्ड ही बना रही है। इस बॉन्ड को अगर आप देखो तो यहाँ पे भी ये ग्रुप R ग्रुप है और ये भी R ग्रुप है। ठीक है, तो ROC डबल बॉन्ड OR बॉन्ड आपके पास ईस्टर ही है, बट वैक्सीज आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल। इसमें अल्कोहल से है वो कंपैरेटिवली लॉन्ग चेन है।